तो पहली कहानी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज की। ये जो कहानी है ये है जर्मनी की। 1922 का समय और जर्मनी के अंदर एक शहर है हिंटर। हिंटर के अंदर एक छोटा सा कस्बा है काफ्क। तो बेसिकली इस इंसिडेंट को भी बोला जाता है हिंटर काफ मर्डर मिस्ट्री। तो होता क्या है कि जो हिंटरकाफ शहर है पूरा गांव बस्ती की तरह है, ठीक है। उसमें एक आंड्रेस है, आंड्रेस कूबर। वो पूरी फैमिली रहती है 6 7 8 लोगों की, ठीक है। और उसमें हस्बैंड वाइफ, उनकी 2 बेटियां हैं, उनकी 2 बेटियों के छोटे बच्चे हैं और उनकी एक मेड रहती है घर में। तो ये सारी की सारी कहानी शुरू होती है उस घर में होने वाली कुछ मिस्टीरियस चीज़ों से ऐसे कि जो घर की मेड होती है उसको, जो तुमने देखा होगा फॉरेन में जो घर होते हैं एटिक बना होता है, ऊपर झोपड़ी नुमा घर होते हैं, उसमें जगह खाली होती है। तो उसको ना रोज़ रात को उस एटिक में से चलने की आवाज़ आती थी किसी की, कि कोई चल रहा है, कुछ खटर वटर कर रहा है। तो उसने पहले तो अपने मालिक को बताया, जो आंड्रेस कूबर था। तो उसको बताया कि भाई ऐसे ऐसे आवाज़ आती है रात को, आप ज़रा चेक करो। तो उसने देखा जाके एटिक में कुछ नहीं है, चूहे हुए कुछ नहीं है वहाँ पे। तो उसने बोला कुछ नहीं, तुम्हारा वहम होगा, आराम से सो आराम से। तो एक रात उसको ऐसा महसूस हुआ कि घर के अंदर जैसे कोई चल रहा है। तो वो डरी, उठी, तो फिर उसको छत पे से चलने की आवाज़ आने लग गई। छत पे से चलने की आवाज़ आई तो वो गई फटाफट अपने मालिक को खटखटा के उठाया, ऊपर छत पे कोई चल रहा है। तो फिर गया ऊपर, जाके देखा उसने सीढ़ी से ऊपर जाके, कोई नहीं था। और वहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं कि एटिक में उन्होंने इतना सारा सामान रखा हुआ है कोई छुप जाए उसके पीछे। तो वो लेडीज़ क्या थी कि वो बहुत ज़्यादा ना परेशान हो गई थी इससे। उनकी जो मेड थी उसने छोड़ दिया उनका घर। अब होता क्या है कि अब जो इतनी बड़ी फैमिली थी वो आंड्रेस कूबर की, और बेसिकली उस गांव के अंदर ना उन्हीं का एक बड़ा फार्म था जिस पे उन्होंने गायें, भेड़ें और जो भी कैटल्स थी बेसिकली वो पाली हुई थी, जैसे बकरियां वकरियां। और जो दूध खरीदना होता था तो गांव वाले उनसे जाके ख़रीदते थे। उनका फार्म में वो कुछ सब्जियां वगैरह उगाते थे तो वही बेचते थे गांव को। तो बेसिकली गांव वालों को जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ चाहिए होती थी, दूध खाने पीने से रिलेटेड, वो उनसे जाके ख़रीदा करते थे। क्या हुआ, पानी? तो वो उनसे जाके ख़रीदा करते थे। अब उनको दिक्कत होने लगी मेड के जाने से, क्योंकि उनके पास घर का काम करने का टाइम नहीं है, क्योंकि वो सारे लोग अपने फार्म में ही बिजी रहते थे। अब होता क्या है कि जब वो मेड गई बाहर और लोगों ने पूछना शुरू करा कि भाई तुमने वहाँ से क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली फैमिली मानी जाती थी उस गांव के अंदर, कि यार तुमने वहाँ से क्यों छोड़ दिया, मतलब वहाँ तुम्हें अच्छी सैलरी वगैरह मिल रही होगी। तब उसने बताना शुरू कर दिया कि भाई वहाँ तो ऐसे ऐसे होता था, रोज़ रात को एटिक में से चलने की आवाज़ आती थी, जैसे कोई चल रहा है। और लास्ट जो उसने बताया कि जिस दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई घर के अंदर चल रहा है, तो उस दिन लास्ट था, ओवर लिमिट हो गई थी मेरे लिए। और कई बार मैंने अपने मालिक को बताया, उसने मेरी बात का विश्वास नहीं करा, तो वो छोड़ के वहाँ से चली गई। अब उसके ये कहानी बताने के बाद आंड्रेस कूबर को नौकरानी मिलना नई मुश्किल हो गई, क्योंकि पूरे गांव में ये बात फैल चुकी है दूर दूर तक कि इसके घर में भूत है, हॉन्टेड घर है। तो जैसे तैसे करके बड़े समय बाद उनको एक नई नौकरानी मिलती है जिसका इन सब भूत वगैरह वाली चीज़ों में कोई विश्वास नहीं था, ठीक है। अब सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, ठीक है। अब होता क्या है कि एक सुबह जब आंड्रेस कूबर उठता है, सर्दी का समय था। अब सर्दी में क्या होता है, मोस्टली जो एक अलग से बाड़ा बना के रखते हैं और उसके अंदर पूरा बाण बना हुआ होता है जिसके अंदर वो रात को अपने सारे जानवर बंद कर देते हैं, ठीक है, घोड़े वगैरह जो भी होते हैं। तो जब उठता है वो आंड्रेस कूबर, घर का जो सबसे मेन मुखिया है, सुबह उठा, वो देखता है कि यार उसके जितने भी जो जानवर हैं वो बाहर घूम रहे हैं, जो फार्म बना हुआ है पूरा, कि घूम रहे हैं बाहर। तो ये चौंक जाता है कि यार ये खोला किसने इसको,
तो जाके अंदर घर में पूछता है कि भाई कोई मेरे से पहले उठ के मतलब जानवर वानवर खोल दिया किसी ने, तो कहते हैं नहीं भाई, बाकी देखा तो उसे घर के और लोग सो रखे थे। तो उसको समझ नहीं आया ये हुआ कैसे, तो उसको लगा कि जाके देखता हूँ मैं बांड में, वो कुल्हाड़ी या लाठी वाठी लेके जाता है देखने के लिए कोई चोर वोर तो नहीं आ रखा, देखता कोई नहीं है बांड में। अब उस दिन से उनके साथ भी ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो गई। अब उनको भी महसूस हो रहा है कि रात को घर में कोई घूम रहा है। वो जो चलने की आवाज़ उस पहली मेड को आया करती थी, अब वो उनके घर के मेंबर्स को भी सुनाई देने लग गई है। वो एटेक में जाके देखते हैं रोज़ रात को, तो उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। अब वो परेशान इस चीज़ से, और ये सारी बातें जो है गांव में भी थोड़ी थोड़ी फैलने लग गई। अब कोई भी उससे आके पूछे कि यार तुम्हारे घर में ऐसे भूत वूत, तो ना बहुत गुस्से वाला आदमी था अनरेस कूबर, तो वो कह रहा है कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, मेरे से ये सब फालतू बात मत करो, मेरे से मत पूछा करो ये सब, ऐसा कुछ नहीं है मेरे घर के अंदर। अब एक सुबह होती है, न्यूज़पेपर वाला आता है, न्यूज़पेपर डाल के चले जाता है, ठीक है। और जो उस फार्म से चीज़ें ख़रीदने के लिए गांव के लोग आया करते थे, वो आते हैं वहाँ पे, देखते घर का गेट वेट कुछ नहीं खुला हुआ, बट उनको दिखाई देता है कि चिमनी में से घर की धुआं निकल रहा है। तो वो जाते हैं और गेट खटखटाते हैं, तो कोई गेट खोलता नहीं है, तो वो सोचते हैं कि शायद बिज़ी होंगे कुछ काम वाम करने, तो वापस चले जाते हैं। पहला दिन ऐसे ही बीत जाता है। दूसरा दिन क्या बीतता है फिर, दूसरे दिन की रात को कुछ लोग जंगल में शिकार करने जा रहे होते हैं, ठीक है। उनमें से एक बंदा ये सोचता है कि चलो जंगल में शिकार करने के लिए ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये आंड्रेस कूबर का फार्म है, मैं इससे कुछ चीज़ें मीट सब्ज़ी वगैरह ये सब ख़रीद के चलता हूँ, ताकि जंगल में अगर ज़रूरत पड़े तो खाना वगैरह बना लूँगा मैं। वो फार्म पे जाता है, तो क्या देखता है वो कि उसके किचन में लैंप जला हुआ है, ठीक है, रोशनी हो रखी है किचन के अंदर, और घर के गेट के बाहर जो उनका कॉटेज बना हुआ है एक आदमी खड़ा हुआ है। अब वो जाता है उसकी तरफ, उसको लगता है आंड्रेस कूबर खड़ा हुआ है, वो उसकी तरफ जाता है, तो वो आदमी ना उसके मुंह पे टॉर्च की लाइट मारता है जो कॉटेज के बाहर खड़ा हुआ है, और वो उसकी लाइट उस बंदे के जो गांव वाला आदमी है उसके मुंह पे पड़ रही होती है, तो उसको दिख नहीं रहा होता सामने, उसकी आंखों में लाइट पड़ रही है। तो जैसे ही वो उसके पास आ रहा होता है तो वो देखता है उसके हाथ में ना कुछ हथियार है, तो वहाँ से वो भाग जाता है डर के। उसको लगता है कि आंड्रेस कूबर मेरे को कोई चोर समझ रहा है, और सबको पता था कि ये बहुत भाई टेढ़ी खोपड़ी का गुस्सैल आदमी मेरे को मार मार देगा, मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। तो वो भाग जाता है। अब तीसरी सुबह क्या होता है कि चर्च जाने का दिन होता है। अब उस दिन लोगों को शक होना शुरू होता है। चर्च जाने वाले दिन पे क्या होता है कि जो वो पूरी फैमिली थी वो बहुत रिलीजियस फैमिली थी, तो उसकी जो वाइफ थी आंड्रेस कूबर की, वो कभी भी कोई भी चर्च जाने का दिन मिस नहीं करती थी। इवन यहाँ तक कि वो पूरे गांव में सबसे पहले तैयार होके, और उसकी फ्रेंड्स का जो ग्रुप था उनके घर जाती थी, सबको एक साथ इकट्ठा करके साथ में चर्च चलते हैं। तो वो ना तो उस दिन अपनी किसी फ्रेंड के घर पे पहुंची, और जब उनकी फ्रेंड्स तैयार होके सब उसके फार्म के सामने जाती हैं कि शायद यहाँ पे खड़ी होगी आंड्रेस कूबर की वाइफ, तो वहाँ भी नहीं मिलती, तो उनको लगता है कि शायद हमसे पहले चर्च चली गई हो। लेकिन चर्च में जाते तो चर्च में पूरी फैमिली ही नहीं मिलती। फिर सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो आंड्रेस कूबर के जो एक दो दोस्त होते हैं वो अपने बच्चों से पूछते हैं कि जो आंड्रेस कूबर की बेटियां थी उनके बच्चे स्कूल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो मना कर देते कि नहीं, वो तो स्कूल भी नहीं आ रहे पिछले 2-3 दिन से। तब उनको शक होता है कि यार ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, और तब लोग धीरे धीरे नोटिस करना शुरू कर देते कि हमने पिछले 3 दिनों से आंड्रेस कूबर की फैमिली में से किसी भी इंसान को पूरे गांव में देखा ही नहीं है। तब उनको रियलाइज़ होती है ये चीज़। फिर वो क्या करते हैं कि चलो हम चलते हैं उसके फार्म पे। अब वो 4 दिन बाद दिन के समय उसके फार्म पे पहुंचते हैं। फार्म पे पहुंचते हैं तो उनको हल्की हल्की खुशबू टाइप आ रही होती है कि शायद जैसे कि किसी ने किचन में खाना वाना बनाया, तो उनको ये होता है कि शायद घर के अंदर हैं लोग। वो जाते हैं, वो गेट खटखटाते हैं, तो कोई नहीं खोलता गेट। फिर वो क्या करते हैं कि दूसरी तरफ घूम के जाते हैं जिस तरफ किचन है, तो देखते हैं किचन में से
जो खुशबू आ रही है खाने की, और वहाँ पे खाने के जो डोंगे होते हैं वो रखे हुए हैं, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं दिखाई दे रहा उनको। तो क्या करते हैं, चलो भाई गेट तोड़ ही देते हैं। आप गेट तोड़ते हैं, घर के अंदर जाते हैं। वो घर के अंदर जाते हैं तो मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, कोई नहीं है घर के अंदर। अब बंदे घूम रहे हैं तो किसी बंदे का ना ऐसे नीचे पैर टकराता है किसी चीज़ पे, तो थोड़ा लड़खड़ाता है, लड़खड़ा के थोड़ा सा और आगे जाता है तो उसका किसी चीज़ के ऊपर पैर पड़ता है। तो देखता है कि अरे यार क्या है, किस चीज़ पर, तो देखता है नीचे बॉडी पड़ी हुई है एक, ठीक है। तो जब वो ध्यान से देखता है, लाइट्स वगैरह जलाते हैं वो वहाँ पे, और जब देखते हैं तो देखते हैं कि वो आंड्रेस कूबर की बॉडी पड़ी हुई है वहाँ पे। उसका सर पूरी तरीके से कुचला हुआ है कि किसी ने सर पे वार करके उसको मार दिया है, और ब्लड जो है वो सूखा पड़ा हुआ है। तो मतलब कि वो बंदा काफ़ी दिन पहले से मरा हुआ था, ठीक है। फिर देखते कि वहाँ पे एक कारपेट था, उस कारपेट को हटाते तो देखते आंड्रेस कूबर की वाइफ उस कारपेट पे थी, कारपेट के नीचे थी। जिस चीज़ पे पैर अड़ के वो बंदा लड़खड़ाया था वो आंड्रेस कूबर की वाइफ की डेड बॉडी थी। अब भाई साहब उनका हो गया कि ये क्या देख लिया हमने। वो और कमरों में जाते हैं, कमरे में जाते तो देखते हैं कि आंड्रेस कूबर की जो दोनों बेटियां हैं, ठीक है, वो मरी पड़ी हैं। उनके बच्चों के रूम में जाते हैं तो जो छोटे बच्चे थे दोनों के, मतलब सबके सर कुचले हुए थे। फिर किचन था, किचन के बगल में सर्वेंट रूम था, वो उसके अंदर जाते देखते हैं कि वहाँ पे जो नई उनकी नौकरानी आई थी उसका भी सर पूरी तरीके से कुचल रखा, खूनम खून हो रखा पूरा का पूरा। अब सबके सब भाई शौक में आ गए कि अब क्या किया जाए। पुलिस को फटाफट बताया जाता है, जाके पुलिस आती है वहाँ पे, पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन अब स्टार्ट होती है। इन्वेस्टिगेशन में ये सबसे शॉकिंग चीज़ पता चलती है कि ये जो लोग मरे हैं ये आज से 4 दिन पहले मर चुके थे। लेकिन जब गांव वाले बोलते हैं कि 4 दिन पहले कैसे मरे हुए हो सकते हैं लोग, क्योंकि इस घर के अंदर हमने लोगों को तो नहीं देखा है, लेकिन जो वो हंटर रात को सब्जी खरीदने के लिए गया था फार्म में, वो कहता है कि भाई रात को मैं आया था 2 दिन पहले, तो किचन में लाइट जल रही थी और एक बंदा कॉटेज के बाहर, एक घर के गेट के बाहर खड़ा हुआ था, वो लाइट मार रहा था और वो मेरे मुंह पे टॉर्च मार रहा था, ठीक है। फिर जो न्यूज़पेपर वाला जो न्यूज़पेपर फेंकने के लिए आता था वो कहता था कि भाई मैंने यहाँ पे देखा तो नहीं लगा पिछले 3-4 दिन से किसी को, लेकिन जब भी मैं यहाँ न्यूज़पेपर फेंकने आया हूँ तो मुझे चिमनी में से धुआं आते हुए दिखा है कि किचन के अंदर कोई खाना बना रहा है या जो फायर प्लेस में आग जली हुई है उनके, तो किसी की होने की प्रेजेंस का सबूत है ये कि भाई बंद घर में तो चिमनी क्यों जल रही है, और अगर आग कंटिन्यूस जल रही है तो घर जल जाना चाहिए था उस हिसाब से पूरा। तो लोगों को ये समझ नहीं आया कि घर के अंदर था तो कौन था भाई। ये बात उस समय मतलब ये हिटलर का उस टाइम पे राज था जर्मनी में, तो उस समय पे ये जो बात थी ना पूरी आग की तरह फैल गई। 7 से 8 लोगों की फैमिली थी जिनको बुरी तरीके से कुल्हाड़ी से जो पूरी की पूरी उनकी पोस्टमार्टम किया गया, उसी घर के अंदर उनका पोस्टमार्टम किया गया, ठीक है। और कुल्हाड़ी का जो बैक साइड होता है ना, एक शार्प साइड एक बैक साइड होती है, लट्ठा जी जो लट्ठे की तरह से, हाँ ठीक है। तो उस साइड से उनके सरों पे मार के उनको मारा गया था, ब्रूटली जिसे कहते हैं। शॉकिंग बात ये थी कि उस फार्म में उस फैमिली के अंदर आने और बाहर जाने के अलावा किसी और सेकेंडरी पर्सन के कोई भी निशान नहीं थे, कि कोई जूतों का निशान ऐसा मिला हो कि भाई किसी और इंसान के होने की प्रेजेंस को बताता हूँ वहाँ पे कि भाई इस फैमिली के अलावा कोई भी इस फार्म के ना अंदर आया ना बाहर गया, ठीक है। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पुलिस को वहाँ पे ये हो गई थी कि जो गांव के लोगों ने ही डेड बॉडीज़ को उनकी जगह से हटा के इधर उधर रख दिया था, तो होता ना क्राइम सीन पूरा डिस्टर्ब हो गया था, तो काफ़ी सारे एविडेंसेस इधर उधर हिल गए थे। लेकिन पुलिस ने तब भी अपनी पूरी इतनी इन्वेस्टिगेशन लगाने के बाद भी, इवन यहाँ तक कि आज के टाइम पे भी उस केस पे टाइम टू टाइम रिसर्च होती रहती है। डीएनए से आज जैसे होता है ना कि भाई टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है, फॉरेंसिक साइंस बढ़ती गई, डीएनए वगैरह ढूंढ के सब चीज़ें ढूंढ के
आज की टेक्नोलॉजी लगा के भी, फॉरेंसिक साइंसेस की टेक्नोलॉजी लगा के भी कोई उस केस का ना मतलब जवाब नहीं मिल पाया है कि इन 7-8 लोगों को, पूरी फैमिली को किसने मारा। और जो आवाज़ें थी एटिक में से जो आती थी उनके घर में चलने की जो आती थी, वो भी नहीं पता चला कि कौन था उस घर में। तो फिर उस एरिया में मतलब यही एक तरीके से एक कहानी मशहूर हो गई कि मे भी शायद इस घर के अंदर कोई ईविल स्पिरिट रहा करती थी जिसने इन लोगों को मारा है। या तो जो आंद्रेस कूबर था, मतलब गांव वालों के बीच में ये कहानी मशहूर हुई कि आंद्रेस कूबर जो था वो बहुत ज़्यादा दिमाग से ना हाई टेम्पर इंसान था, बहुत जल्दी गुस्सा आता था उसको। तो लोगों ने ये कहा कि इस घर के अंदर जो ईविल स्पिरिट थी, आंद्रेस कूबर उसको बिल्कुल भी मानता नहीं था कुछ भी, ठीक है। तो उस स्पिरिट ने आंद्रेस कूबर के ऊपर पोजेशन किया, उसके गुस्से को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि उसी के हाथ से उसकी पूरी फैमिली को मरवा दिया। फिर आंद्रेस कूबर ने खुद को भी मार लिया। ये मतलब गांव वालों की कहानी थी ये। प्रूफ कुछ नहीं है, प्रूफ कुछ आज तक नहीं पता चला उन 7-8 लोगों को किसने मार के ख़त्म किया है। हर एंगल से उसकी जांच कर ली है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग बताते हैं कि उन्होंने 3 दिन तक उस घर के अंदर हलचल देखी है। घर से बाहर आते हुए किसी को नहीं देखा है, न घर के अंदर जाते हुए किसी को देखा है। घर के अंदर हलचल होते हुए देखी है कि जैसे रात को किचन के अंदर लाइट जलना, उस चिमनी से स्मोक आना, खाने बनने की खुशबू आना। तो उन्होंने कहा ये हम सब ने देखा है लगातार 3 दिन तक। अगर ये लोग 3-4 दिन पहले मर गए थे तो इस घर के अंदर था कौन वो इंसान जो टाइमली खाना बना रहा था, इस घर के अंदर रह रहा था। और अगर ऐसा कोई था तो उसके होने का कोई भी एविडेंस कैसे नहीं है। तो ये कहानी आज तक अनसॉल्व्ड है। मतलब एक भी एविडेंस नहीं मिला। एक भी एविडेंस नहीं है उन 8 लोगों के अलावा किसी और 9वें इंसान के होने का, कोई भी एविडेंस नहीं है। कितना शातिर रहा होगा भाई वो। अब ऐसा कोई अगर मर्डर रहा है तो बहुत शातिर होगा, बहुत शातिर। किस तरीके से एक वो वाला केस भी तो है जो इंडिया का है, जो आज तक आई थिंक पेंडिंग ही चल रहा है। कौन सी लड़की का केस है? आरुषि तलवार। हाँ, वो आज तक शायद सॉल्व ही नहीं हुआ है। हाँ, आज तक सॉल्व नहीं है। उसके मदर फादर को भी शायद जेल हो गई थी, लेकिन उनको भी बेल मिल गई क्योंकि एविडेंसेस है ही नहीं। और उसमें भी मतलब काफ़ी शॉकिंग टर्न्स थे। पहले तो था कि उनका जो हाउस हेल्प था, क्या नाम था उसका, कुछ ऐसा ही यार, कुछ ऐसा ही नाम था उसका, पता नहीं क्या, राजेंद्र था, पता नहीं क्या था, बट नेपाली बंदा था वो। तो उसका ये था कि वो आरुषि को मार के भाग गया है, ठीक है। जब पुलिस सारा ढूंढती है हर जगह, उसके घर तक पहुंच जाती है, नेपाल तक कहीं नहीं मिलता। फिर क्या होता है, पुलिस एक दिन डेड बॉडी मिलती है उसकी, टेरेस पे पहुंचती है उसी घर के, देखते हैं भयंकर बॉडी वहीं पड़ी हुई है उस बंदे उसकी डेड बॉडी मिलती है पुलिस वालों को। उसी घर की छत पे पड़ी हुई होती है डेड बॉडी उस बंदे की। मतलब वो भी बहुत सरप्राइजिंग है कि इतना टाइम हो गया आज तक उसका कोई भी मतलब कोई पता नहीं चला, कोई पता नहीं है। ऐसे ही मैंने उसका भी ऐसे सुशांत, वो एक्टर जो है सुशांत सिंह राजपूत, उनका भी कहाँ कुछ वैसे क्लियर हुआ कि क्या सीन था। मोस्टली तो मुझे लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का तो केस इस तरीके से मतलब सुसाइड डिक्लेयर करके ही क्लोज हो जाएगा शायद उसका, तो मुझे को यही लग रहा है। बट आई डोंट थिंक सो कि उसने सुसाइड किया होगा। हाँ, मतलब जितने भी लोग बताते हैं, जितने भी प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं, जितने उन्होंने जिस तरीके से उस केस को एनालाइज करा है, एविडेंसेस देखे, वो तो यही बताते हैं कि बंदे को मतलब मारा गया है, वो सुसाइड खुद नहीं किया है। और दूसरा, उसके घर के फैमिली मेम्बर्स जिस तरह की उस इंसान की पर्सनालिटी को बताते हैं कि उसका थॉट प्रोसेस कैसा था, उसका नेचर कैसा था। तो उसकी बहन खुद बोलते कि भाई कितनी भी मुश्किल से मुश्किल आ जाए, मेरा भाई कभी सुसाइड कर ही नहीं सकता ज़िंदगी में। ऑब्वियस है यार, ऐसी भी क्या मतलब वो था उसको। भाई अगर वो फेमस एक्टर ना भी बनता ना तो वो इंसान और बहुत कुछ बन जाता, क्योंकि वो उसके पास इंटरेस्ट डिफरेंट थे उसके बहुत सारे। अरे भाई उसकी जो क्योंकि एक तो वो इंजीनियरिंग से था, वो बंदा बीटेक करी हुई थी उसने, उसकी जो साइंस को लेके जो नॉलेज थी उसकी वो नेक्स्ट लेवल पे थी उसकी। वो चाहता तो वो इंजीनियरिंग में बहुत कुछ तगड़ा कर सकता था,
क्योंकि उसका रैंक भी अच्छा बता रहे थे उसके उसमें, और बोल रहे थे कि जो बंदा इतना टफ एग्जाम क्लियर कर सकता है तो Even उसका यहाँ- मेंटल स्टेटस कैसे, एग्जैक्टली मतलब इवन यहाँ तक कि शायद पता नहीं, मैंने सुना था कहीं पे या पढ़ा था मैंने, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ इस बारे में, कमेंट करके व्यूवर्स मेरे को करेक्ट कर देना, कि स्टैनफोर्ड का शायद से उसने जो वो होता है ना स्कॉलरशिप, वो भी उसने क्लियर करके उसको स्कॉलरशिप भी मिली हुई थी वहाँ पढ़ने के लिए, स्टैनफोर्ड की उसने स्कॉलरशिप भी क्लियर करी हुई थी, बट वो गया नहीं था वहाँ पढ़ने के लिए क्योंकि इंटरेस्ट उसका थिएटर और एक्टिंग में था ज़्यादा। और अपने नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हुए, तो जो नेक्स्ट केस है हम्म, वो ऐसा कोई अनसॉल्व तो नहीं है, सॉल्व है वो, लेकिन हाँ वो इतना ब्रूटली करा गया है ना, और जो जिन्होंने किया है उन्हें सज़ा ढंग से नहीं मिली है, अच्छा, है ना। तो इसकी शुरुआत होती है रूस के, रशिया के कोजीनेट इलाके से। ठीक है। तो रशिया के कोजीनेट इलाके में एक रेलवे लाइन है। तो ये बात है सन 1988 समथिंग, ठीक है। ठीक है। तो एक बार क्या होता है, रात का टाइम था, एक 70 डिब्बों वाली मालगाड़ी उस ट्रैक पे चल रही है। तो जैसे ही वो 1 मील का सफ़र तय कर लेती है, स्पीड अच्छी खासी बन चुकी है अभी उसकी, ठीक है। तो उनको वो जो चलाने वाले थे वो 2 भाई थे, ठीक है, दोनों ब्रदर्स थे, वो उस मालगाड़ी को चला रहे हैं। तो जब वो देखते हैं ट्रैक पर 1 मील चलने के बाद कि कुछ ना ट्रैक्स पे कुछ बिछा हुआ है, एक काइंड ऑफ वाइट चादर सी बिछी हुई है ऐसे, ठीक है, ऐसा उसको लगता है दोनों भाइयों को। तो पहले तो जो ड्राइविंग सीट पे होता है, जो चला रहा होता है इंजन को, तो वो पहले हॉर्न बजाता है, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता वहाँ से, कोई उठता भी नहीं है वहाँ से, ठीक है। तो जैसे ही ट्रेन नज़दीक पहुँचती है तब उसको दिखाई देता है कि ये तो कुछ मतलब अजीब ही है। वो इमरजेंसी ब्रेक लगाता है, तो ट्रेन रुकते 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 वो उनके ऊपर से चली जाती है। ओह शिट। तो एकदम से जैसे होती है ना बोन्स क्रैकिंग की आवाज़, वो सब आती है, तो उनको सुनाई देती है वो चीज़, ठीक है। तो वो देखते हैं, जब वो उतर के देखते हैं, उनको तब भी पता नहीं होता कि है क्या चीज़। वो अपनी लालटेन उठाते हैं, ट्रेन से नीचे उतर के पूरा देखते हैं ट्रैक्स पे, है ना। तो ट्रैक्स पे देखने के बाद तो देखते हैं कि वहाँ पर ना बहुत सारे टुकड़े पड़े हुए इंसानी शरीरों के, ओह शिट। बहुत सारे, ठीक है। तो फिर जब पुलिस को बुलाते हैं वो लोग, तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो वो बताते हैं कि ये करीबन 7 लड़कों के, जवान लड़कों के वो टुकड़े हैं, ओह माय और उनकी उम्र होगी लगभग 15 साल। अब वो ट्रेन से ही हुए हैं वो टुकड़े? नहीं, ट्रेन से नहीं हुए हैं, अच्छा, अब वो बात आगे खुलेगी। ठीक है। तो पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट करा तो उनको ऐसे ही लगा कि क्या नाम है, ये जो है ये या तो सुसाइड है या फिर ये एक एक्सीडेंट है, कि क्योंकि उनके बैग्स जो थे ना वो करीबन थोड़े कुछ मीटर की दूरी पे उनके बैग्स पड़े हुए थे। तो पुलिस ऐसा मान रही थी कि इनको थोड़ी थकावट हो गई है, तो ये यहाँ पे आके ट्रैक्स पे लेटे और ट्रेन इनके ऊपर से निकल गई। ओके। तो ये इस वजह से मर गए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, वो सब होते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये केस को ना दबाया जा रहा है, कवर अप कर रहे हैं लोग, है ना। उनके पेरेंट्स मतलब कि अदालत में तो यही दलीलें दी कि या तो सुसाइड है या फिर उनकी एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। लेकिन उनके पेरेंट्स ने हार नहीं मानी, भाई वो अपना लगे रहे, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद उनकी फाइल दोबारा से खुली, ठीक है ना। दोबारा से खुलने के बाद क्या नाम है, एक डिटेक्टिव था, ठीक है, वो बाहर का ही था, मतलब रशिया का नहीं था, वो बाहर का ही था। तो जब वो खबर पड़ता है ना, तो वो सोचता है कि मैं सुलझाऊंगा इस केस को, तो वो आता है उनके शहर में, है ना। तो पता लगाता है, जो मिलता है उनके घर वालों से, है ना। तो घर वाले बताते हैं कि हमारे लड़के ऐसे ऐसे क्या नाम है, ये 7 लड़के मतलब काफ़ी अच्छे थे व्यवहार में, कि मतलब हमारी सारी बातें मानते थे, किसी को प्रॉब्लम होती थी उनकी प्रॉब्लम सुलझाते थे, मतलब बहुत अच्छा नहीं चलता इनका। तो वो पूछता है कि मतलब जिस दिन ये हादसा हुआ उस टाइम पे कहाँ गए थे वो। तो वो बताते हैं कि ये 7 लड़के मतलब उस टाइम पे एक फल होता है कुछ रशिया में उगता है वो, है ना। तो वो उसको कलेक्ट करने के लिए जंगल में गए थे सारे। तो जब रात हो गई, नहीं आए वापस, तो हमने भी ढूंढा ढांडी मचाई। तो बाद में ये, और उनका जो गांव था ना वो उस पटरी से थोड़े ही दूर पे था, ज़्यादा अंदर नहीं था। तो वो कहते हैं कि तो हम ढूंढते ढूंढते ट्रैक से पहुँचे, तो वहाँ हमें पता चला कि ये सीन हो रखा है, ठीक है। पुलिस वगैरह देखी अपने वहाँ पर। तो फिर
उसके बाद क्या नाम है वो डिटेक्टिव यही सोच के फिर वो वहाँ पे जाता है ट्रैक्स पे अपना इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो वहाँ पे उसे ना एक सिगरेट का वो मिलता है, जो पीछे सिगरेट का सिगरेट का बट मिलता है। हाँ, तो उस पर कुछ नाम लिखा होता है सिगरेट का। ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, पुलिस स्टेशन भी जाता है, सब हर जगह ढूंढता है अपना। भाई डिटेक्टिव का तो पता ही है तेरे को, दिमाग खतरनाक चलता है। तो जब वो पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ पे एक निकोलाई करके एक आदमी होता है ना, वो पुलिस का ही आदमी होता है, वो सिगरेट पी रहा होता है। ठीक है, उस सिगरेट पे वो सेम वही चीज़ होती है, मतलब जो सिगरेट पी रहा होता है ना, जो तूने बताया बट, वो सेम बट उसकी सिगरेट पे था। मतलब नाम सेम था दोनों, नाम सेम था वो सिगरेट का। तो पहला शक तो वो उसी पे करता है वो, पुलिस वाले पे, है ना। तो बताता नहीं है उसको कि हाँ तू नहीं मारा, वो इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछता है उससे कि मतलब कि कहाँ तक पहुँचे तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन और क्या क्या है, क्या आप मेरे को शेयर कर सकते हैं। तो वो कह देता है कि मतलब ये तो ऐसा कुछ नहीं है, और ये साफ साफ पता चल रहा है या तो ये क्या नाम है वो है सुसाइड है या एक्सीडेंट है ना। और इसको हमने यहाँ पे केस को क्लोज कर दिया है। ठीक है, वो फाइल्स वगैरह ले लेता है उससे। तो फाइल्स लेने के बाद वो जो उसके दोस्त पहले वो उसके पीछे पड़ चुका है, क्या नाम है, पुलिस वाले के, और वो देखता है, उस पर नज़र रख रहा है ये कहाँ कहाँ जाता है। अच्छा। तो वो देखता है कि इसके 6-7 दोस्त हैं। ठीक है, और ये एक जगह ना पटरियों के पास ही एक शेड बना हुआ था, वहाँ बैठ के दारू पी रहे हैं। ओके। ठीक है, तो ये जाता है वहाँ पे, देख लेता है कि कौन कौन है। ठीक है, वहाँ से फिर ये इनका पीछा करते हुए एक बंदे को उठाता है जो लाइनमैन होता है वहीं का। ठीक है, उसको उठाता है, उसे पकड़ के अपने इन्वेस्टिगेट करने, मतलब उसको ले जाता है पूछताछ करने के लिए। ठीक है, वहाँ उससे पूछता है, पहले तो वो नहीं बताता पहली बार में। ठीक है, जाने देता है उसको। फिर वो किसी दिन बाज़ार में सब्ज़ी खरीदे या कुछ कर रहा है, वो उसको दोबारा उठा लेता है वो, है ना। फिर पूछता है उससे, वो नहीं बताता। ऐसे मतलब कि उसको इसने इतना टॉर्चर किया ना कि आधी रात में उठा लिया, कभी सुबह घर के बाहर पहुंच गया, मतलब इतना टॉर्चर किया उसको कि वो बंदा मेंटली फ्रस्ट्रेट हो गया बिल्कुल ही, मतलब उसकी नींद भी पूरी नहीं होने दे रहा वो। अच्छा। ठीक है, तो इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया वो कि तंग आके उसने बता दिया फिर। ओके। तो फिर वो बताता कि उस शाम को, उस रात को हम लोग ऐसे ही बैठ के बातचीत कर रहे थे, और हमारा क्या ना कि मतलब हम लोग दारू पी रहे थे उस टाइम पे बैठ के, और हमारा मन नहीं लग रहा था, मतलब ऐसे पीते पीते काफ़ी टाइम हो गया था, हमें कुछ मस्ती मजाक करनी थी। तो हम वहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहे थे ऐसी। तो हम देखते हैं कि कोई छोटे मतलब 15 साल के लड़के हैं कुछ ऐसे, और वो ट्रैक्स के बराबर में खड़े हुए हैं, और हमें ऐसा लग रहा था कि वो जो ऊपर से जो लाइन जाती है ना बिजली की, वो उन पे क्या नाम है कुछ फेंक के ना उसको डिस्टर्बेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था कि मतलब ट्रेन पटरी से उतर जाती है, कुछ होता। तो हमने उनको रोकने के चक्कर में उनके पास गए, उनसे मतलब पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो साफ साफ था उनके पास ना तो कुछ था, वो अपना फ्रूट्स वगैरह इकट्ठा करके जा रहे थे। तो उसमें एक बंदा जो मैंने बताया निकोलाई करके, है ना, तो उसने एक लड़के को धक्का दिया कि झूठ बोल रहा है ऐसे करके। तो उस लड़के ने भी उसको उल्टा जवाब में धक्का दिया। तो उसके पास थी रिवॉल्वर। अच्छा। ठीक है, तो उसने रिवॉल्वर निकाल के उसको दिखाई बच्चे को। तो अब ये था कि वो लोग वहाँ से भाग तो सकते नहीं थे, अगर भागते तो भाई गोली वोली मार देता। तो वो वहाँ रखे थे, वो वहीं रुके रहे, और उसके बाद उस पुलिस वाले ने ही बोला कि जिसके पास जो भी है ना इसको मारो। अच्छा। हाँ, तो उनके पास जो भी थे ना, उनके पास हथियार, अब पता है कि भाई लाइनमैन्स वगैरह ये सब जो ट्रेन के जो हथियार रहते हैं वो सब निकाल के उनको बहुत ही बुरी तरीके से मारा उसको। तो उनको ख़त्म ही कर दिया। फिर बाद में उसको मर्डर दिखाने के लिए, सुसाइड दिखाने के लिए उनको ट्रैक पे रखा, उनके बैग्स डाल दिए कुछ दूरी पे, जिससे कि सुसाइड लगे, है ना। तो फिर बाद में फिर वो कोर्ट पहुंचता है वो डिटेक्टिव, है ना, तो वहाँ पे भी उनको सजाए मौत हो जाती है। ओके। दे देते हैं। तो ये तब की बात है जब रशिया वॉर में चल रहा था। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब सरकार बदली या क्या हुआ, वैसे ही मर जाते हैं ऐसा लग रहा है, तो है ना। तो वहाँ पे सरकार बदली या क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वहाँ पे कोई बंदा था वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ था, मतलब इस चीज़ के लिए उसने आंदोलन शुरू किया कि जो कैदी हैं, है ना, उनको रिहा किया जाए, उनकी सज़ा माफ़ की जाए, जो जिनको मौत होने वाली है। अच्छा। क्यों, लेकिन क्यों चल रहा था यार वहाँ पे उनका कुछ ना कुछ चल रहा होगा, है ना। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में वो सब चीज़ें चलती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनकी सज़ा माफ़ कर देती है, और फिर वो बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद
वो पहले अपने दोस्तों को ख़त्म, जो पुलिस वाला होता है निकोलाई जिसका मैंने बताया, वो बाहर आता है, पूछताछ करता है कि हाँ ये बात किसने लीक करी कि हम थे। तो पता चलता है कि वो लाइनमैन था। तो वो लाइनमैन को मार के ट्रैक्स पे डाल देता है। अच्छा। उसके बाद 2-4 बंदे, जैसे उसके घर, उनके घर वाले थे लड़कों के, उनको भी धमकी दी जाती है कि अब ये हो गया ना कि भाई रिहा हो गए, अब तो हम आज़ाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, अब हमारा सिस्टम हमारी जेब में है। रिवेंज। हाँ, काइंड ऑफ ऐसा। तो उन्होंने 3 मर्डर किए उसके बाद भी, रिहा होने के बाद। अच्छा। उसके घर वालों को धमकी दी, बाद में फिर घर वालों ने प्रेशर बनाया, तो 2003 में जाके उनको दोबारा से डेथ सेंटेंस सुनाया गया। लेकिन उन्होंने मर्डर बहुत करे फिर उसके बाद। यार मतलब क्या बेवकूफ़ गवर्नमेंट थी, या कौन वो बेवकूफ़ इंसान था जो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहा था कि कैदियों को आज़ाद करो, सजाए मौत नहीं होनी चाहिए उनको। ये चल रहा था उस टाइम पे। पता नहीं कौन चूतिया आदमी था, बेकार में 3 बेगुनाह लोगों की जान गई उस वजह से। बट यार मतलब पहले खून करके पहुंचे हैं अंदर, फिर बाहर आके दोबारा खून किया। वही तो। लेकिन वो भाई मैं वो चीज़ इमेजिन कर रहा हूँ ना दिमाग में कि ट्रेन गुजर रही है उन बॉडीज़ के ऊपर से, वो बोन्स टूट रही हैं भाई उनकी, बात सोच। मैंने एक वाला किस्सा भी तो पढ़ा था जो यहीं मतलब मेरठ का था वो किस्सा, जिसमें 2 दोस्त और उसमें एक उसका फ्रेंड आता है कनाडा से कहीं से, रात को बैठ के दारू पी रहे होते हैं। और उनको तो शायद मैंने देखा भी था कैफ़े वैफे में, उनका कैफ़े था, ठीक है, जो मेरठ का बंदा था उसका कैफ़े था, और कनाडा से उनका दोस्त आया था कोई, और रात को बैठे बैठे दारू वारू पीने के लिए किसी बात पे, मतलब कि मैं ज़्यादा कमाता हूँ और लाइफ में आगे बढ़ गया, दोनों की हो गई कुछ आपस में। अच्छा। तो मेरठ वाला जिसका कैफ़े था उसने निकाल के उसे गोली मार दिया, कनाडा वाले को, और जेल में भाई साहब। और मैं जब मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा भाई इस बंदे के कैफ़े में गए हैं भयंकर, ये बंदा ऐसा था मतलब। ओ भाई साहब। मैंने आई थिंक अपना नहीं कह सकते भाई को। 10th का रिजल्ट निकलवाया था, उस बंदे का कैफ़े था वहाँ पे। तो मुझे आज भी याद है कि उस बंदे का चेहरा कैसे था, कभी लगता नहीं था, इतना सॉफ्टली बात करता था कि वो ऐसे तैश में आके साइबर कैफे वाला, हाँ, गोली मार देगा वो। और किस्मत देखो, बंदा कनाडा से आया था, बचपन का दोस्त, मिले बैठे बात करे, बचपन का दोस्त को गोली मार। तो इसी की बात करता है क्या? किसकी? मोटे की? जहाँ पे कैफ़े था वहाँ पे एक मोटा बैठता था, तो जिसका वो कैफ़े था वो, उसकी बुरी बुरी आंखें थी, ऐसे कंचा वाली आंखें जो होती है किसी किसी की ऐसी आंखें थी भाई उसकी। और जब मैंने न्यूज़ में पढ़ा, मैंने कहा ये बंदा देखा देखा सुना सुना लगता है। हुआ क्या फिर उस बंदे उसकी बात कर रहा है क्या जिसको तू लोग ऐसे बोलते थे ये तो गे है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो उसके यहाँ जो बंदा बैठता था वो मोटू सा, कई बार में दिखता है, जोमेटो का काम करते या कुछ दिखता है वो बंदा कभी कभी। तुझे पता नहीं याद होगा नहीं होगा, वो कैफ़े वहाँ पे था, ये शिव चौक के आसपास कहीं पे था वो कैफ़े, मुझे ध्यान है, बीच बहुत पहले की बात है, आई थिंक जब हम लोग 10th किया तो जो 10-11 की, तुझे याद भी नहीं होगा, मुझे इसलिए याद था क्योंकि मतलब केस सुनाना, फिर मुझे एकदम रिकॉल हो गया यार, इस बंदे को देखा है कहीं पे। फिर मुझे याद है उसको, जब मैंने पढ़ा कि यार ये तो वही है कैफ़े वाला, और जब मैंने रीज़न पढ़े उसके अंदर के, मैंने कहा भाई यार इस बंदे ने अपने दोस्त को ही गोली मार दी। शिट। और वो कौन सा बेवकूफ़ दोस्त था जो दोस्त के सामने, बचपन के दोस्त के सामने फ्लैक्स कर रहा है कि मैं तेरे से ज़्यादा नहीं, वो दोनों ही कर रहे थे काइंड ऑफ एक दूसरे से, लेकिन अब जो कोई कनाडा से आया है उसकी तो फ्लैक्स ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा था, ठीक है, तो वो सहन नहीं हुआ उस बंदे से, उसे गोली मार दी उसे। ओह शिट यार। मतलब मेरे को तो सुन के ऐसा लगा, मैंने कहा उस बंदे ने मेहनत करी होगी, कनाडा पहुंचा, जैसे जो भी किया होगा उसके जहन में भी नहीं होगा कि आज मैं मेरे दोस्त साथ बैठूंगा और ऐसा कुछ हो जाएगा। एक अभी ऐसी रिसेंटली 1 या 1.5 साल पहले हुआ था ना अमन केस, अरे यार ये आगे जो कहते हैं रेलवे क्रॉसिंग है उसके नीचे, फ्लाईओवर के नीचे बता रहे थे ना, एक बंदे को जला दिया था, बॉडी मिली थी। हाँ, बल्कि ऐसा था वो कि न्यूज़ में भी आया था, वो इंस्टाग्राम पे बड़ी वायरल हो रही थी वो। हाँ, वो ऐसा था कि मैं भी गया था वहाँ पे देखने के लिए एक बार, मतलब कि ऐसा नीचे उन्होंने बंद कर दिया था उस टाइम पे, हाँ, है ना। हुई कहानी ये थी कि 3 लोग थे, ठीक है, और तीनों ऐसे थे मजदूरी करने वाले, ठीक है, डेली दिहाड़ी मजदूरी जो थे। अच्छा, वो मैंने सुना न्यूज़ में कि वो शराब का एक पैक कम ज़्यादा क्या था, एक पैक उस कम पे था, जला दिया उसको। हाँ, तो क्या था कि ख़त्म हो गई पूरी दारू, और लास्ट में वो एक शायद से 27-28 साल का लड़का था या 30-31 साल का लड़का था, और बाकी जो 2 थे जिन्होंने कांड करा उसमें से एक 50-55 साल का बुढ़ा था,
और जो दूसरा बंदा था वो भी ऐसे ही था 35 साल के आसपास का। तो वो जो बंदा था ना जिसको मारा उन्होंने, वो बंदा ये था कि थोड़ा वैसे चलता था कि अपना फ़ोन ले लिया बढ़िया सा, ठीक है, बाइक ले लिए। तो वो जो बाकी दोनों बंदे थे वो थोड़ा सा ना अंदर से जेलसी रखते थे उससे कि यार ये तो मतलब इतने मज़े कर रहा है, ये कर रहा है, और काम साला हमारे साथ ही करता है, हमारे जैसे पैसे इसको हमारे जैसे ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो उसके साथ बैठे फ्लाईओवर के नीचे दारू पीने के लिए, ठीक है। उन्होंने पी, लास्ट में एक पैग बचा हुआ था, उसने मांगा उससे पैग, तो जो बंदा जो बढ़िया चिल रह के जीता था उसने मना कर दिया नशे में। मैं कहूँ तेरे को भाई वो गुस्सा अच्छा नहीं देगा, तो वहाँ पे है ईंट वीट पड़ी, उसके सर में ईंट मारी तो वो हो गया, औंधे मुँह गिर गया, अनकॉन्शियस पूरा, और दारू वारू पी ली। अब उनको लगा कि भयंकर अब इसका क्या करें, और उनको लगा कि ये मर गया नशे में, ठीक है, अब इसका क्या करें। तो उन्होंने बाइक का पेट्रोल निकाला और वो पेट्रोल छिड़का उसके ऊपर, ठीक है, और आग लगा दी उसको। आग लगा के उन्होंने कहा भाई अब जल जाएगा ये, किसी को क्या पता चलेगा, हम भाग जाते हैं। बट क्या था, वो बॉडी आधी जली आधी बची रह गई। वो सुबह वहाँ पे लोग आए, देखा, हल्ला मचा, पुलिस आई, देखा क्या है, शिनाख्त हुई, और वो उसका फ़ोन लेके भाग गए थे दोनों बंदे। और मतलब जो बुड्ढा था वो अपने घर चला गया होगा भाग के, और जो दूसरा बंदा था वो फ़रार हो गया था, अपने घर नहीं पहुँचा। वो उसका आईफोन था शायद उसके पास ले रखा उसने, वो उसका फ़ोन लेके भाग गया। उसका फ़ोन ट्रैक करा, लोकेशन मिल गई, पकड़ लिया उसको, नेक्स्ट डे ही पकड़ा गया वो। मुझे भी बड़ा वियर्ड लगा था कि एक पैक के लिए ऐसे मार दिया, एक दारू के पैक के लिए, और अंदर जो जेलसी फैक्टर है, इसलिए कहते हैं ना साला कि भाई। इस पे भी मेरे पास एक रियल स्टोरी है जिसमें जैसे ये जेलसी फैक्टर जो होता है इन चीज़ पे, वो भी एक चौहान फैमिली के ऊपर है। और ये बात है सन 2002 के आसपास की, जिसमें एक बंदे का नाम है ओनकार, उसकी बहन नैन्सी जो कि यूके रहती थी। नैन्सी के हस्बैंड का नाम था अमरजीत, जो कि एक बिजनेसमैन था, ठीक है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ रहते थे और ओनकार यहाँ रहता था, ठीक है। नैन्सी का एक बच्चा था और नैन्सी हमेशा चाहती थी कि इंडिया वापस आ जाए, ठीक है। उसके हस्बैंड का बिजनेस था कि जिसमें ये फूड वगैरह नहीं होते, जो फूड इंपोर्ट करते हैं बेचते हैं, मतलब इंडियन का, जो जैसे यूके में इंडियन फूड चाहिए हो तो कहाँ से मिलेगा ऐसे करके। तो ये हाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फूड का काम था उस बंदे का, अच्छा काम था, ऐसा नहीं। तो जनरली वो आदमी क्या करता था, बिजी रहता था अपने बिजनेस में, ठीक है। तो वाइफ से अगर नहीं भी मिलना होता था या कोई भी काम होता था तो वो मैसेज भेजता था व्हाट्सएप पे, वॉइस मैसेज, लेकिन वो पंजाबी में भेजता था, ओके, ठीक है। ऐसे ऑन अ फन लेक मैसेज कि आज मैं बिज़ी हूँ, आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, जिससे कि वाइफ को पता भी रहे और हल्की फुल्की बात भी पता रहे कि क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, एक इंटरेक्शन बना रहा है। फिर उनका दूसरा बच्चा होने वाला होता है, तो वो अपनी मदर को भी बुला लेती है वहाँ पे, कि भाई कोई और तो है नहीं देखने वेखने वाला, तो अपनी मदर को बुला लेती है। और उसका भाई जो ओनकार है वो न्यूजीलैंड रहता होता है, और उसकी एक आदत थी उसके भाई की, वो डेली अपनी बहन से बात करता था, मतलब बात करना, पूछना सही है नहीं है, वीडियो कॉल पे देखना कि हस्बैंड वाइफ दोनों खुश है नहीं खुश है, ऐसे करके उसकी आदत थी। ऐसे उसको पता चलता है कि मेरी मदर भी वहाँ पहुँच गई है, अब मेरी बहन और मेरे जीजा खुश हैं, अच्छा चल रहा है सब कुछ, 2 लड़के हो गए, सब कुछ फर्स्ट क्लास। तो नैन्सी हमेशा बोलती थी कि अब मतलब यहाँ से रिटायरमेंट ले लो, इंडिया चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन इतना अच्छा नहीं है। और वो चाहती थी कि उसको लगता था कि इंडिया की एजुकेशन ज़्यादा बेटर है, वहाँ पे लाइफ है, यूके में लाइफ नहीं है हम लोग के लिए। तो उसके हस्बैंड के दिमाग में भी ये था कि जल्दी रिटायरमेंट लेके काइंड ऑफ हम अपना इंडिया चले जाएं। तो एक दिन क्या होता है, उसका भाई उसको फ़ोन करता है, तो उसकी बहन बहुत परेशान सी लगती है उसको कॉल पे। तो उसका भाई पूछता है कि क्या हो गया, परेशान कैसे हो, कैसे नहीं हो। तो बोलती है यार मेरे हस्बैंड है ना, जो उसका हस्बैंड होता है अमरजीत, कहती है उसका फ़ोन वो कल से नहीं आ, मतलब कल से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और घर नहीं आए हैं वो, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है, मुझे है ना ऐसे रॉन्ग फीलिंग आ रही है। तो उसका भाई कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, बिजनेस में समटाइम्स हो जाता है, इंसान बिजी होता है, चले जाता है, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। फिर उसकी बहन बोलती है कि एक मैसेज भी आया हुआ है कि क्या नाम है, मैं इसे फलने काम में बिज़ी हूँ, लेकिन इंग्लिश में आया हुआ है, और जनरली है ना वो मुझे इंग्लिश में ऐसे वॉइस मैसेज नहीं भेजते। तो उसका भाई बोलता है ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि तुझे मतलब ऐसा लगे कि बहुत बड़ा इशू है, मतलब ऐसे कर देता आदमी, इस बार ध्यान नहीं होगा, बिजी होंगे, इंग्लिश में बोल दिया होगा कुछ, ऐसे करके मैसेज पहुंचा तो दिया तुम्हें। तो वो कहती है कि नहीं, उसको शक हो रहा होता कुछ ना कुछ डाउट में। तो उसका भाई कहता है लेकिन तू वेट कर, तुझे गलतफहमी हो रही है, तुझे कॉल आ जाएगा।
बट उसकी वाइफ को ऐसा लग रहा होता है कि यार, हाँ, उसकी वाइफ को फिर कंपनी से फ़ोन आता है, उसकी जो उसकी कंपनी होती है फूड एक्सचेंज वाली, वहाँ से फ़ोन आता है। उसको पता चलता है कि उसके हस्बैंड है ना नीदरलैंड गए हैं कुछ अपने बिजनेस के काम से, ठीक है। तो उसके वाइफ को तब बहुत बड़ा डाउट होता है कि भाई मेरे हस्बैंड का जो पासपोर्ट है वो यूके गवर्नमेंट के पास है, विदाउट पासपोर्ट ये नीदरलैंड चले कैसे गए, चले कैसे गया। ठीक है। तो उसको वहाँ से डाउट होता है। और जैसे ही 2 दिन बीतते हैं, उसका भाई फ़ोन लगाता है ऑन कार अपनी बहन से बात करने के लिए। ना तो उसकी बहन फ़ोन उठाती, ना उसकी जो मदर वहाँ रह रही थी वो फ़ोन उठाती, कोई फ़ोन नहीं उठाता। वो ट्राई करता रहता, कोई फ़ोन नहीं उठाता। ऑल ऑफ सडन पूरी फैमिली गायब हो जाती है यूके से। पूरी फैमिली गायब, 2 बच्चे, हस्बैंड तो गायब हो ही चुका था, उसकी बहन भी और उसकी माँ भी, सब गायब। सब गायब, पता ही नहीं कहाँ। पता ही नहीं कहाँ कौन क्या हुआ फैमिली के साथ, उसको समझ नहीं आता। कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। वो अपना न्यूजीलैंड से पहुंचता है सीधा यूके, ठीक है। वहाँ पे ढूंढना ढाना शुरू करता है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। पुलिस से हेल्प मांगता है। स्टार्टिंग में पुलिस भी ध्यान नहीं देती इस केस पे, क्योंकि भाई उसके हस्बैंड पे कोई टैक्स उसका कुछ इश्यूज था, तो इस वजह से मतलब उस पर कोई केस था पास्ट में, जिसकी वजह से उनका जो पासपोर्ट था उनके पास ही था। और जनरली वहाँ पे जो यूके वगैरह में ऐसा होता है कि जो इमिग्रेंट लोग होते हैं वो लोग अचानक से चले जाते हैं, लाइक इंडिया चले गए, जो पाकिस्तान तक चले जाते हैं, इन्फॉर्म नहीं करते प्रॉपर्ली, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती इन चीज़ों पे। बट लेकिन उसका भाई सारी डिटेल्स पुलिस को बताता है, उसको फोर्स करता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हो, लेकिन कुछ सस्पिशियस है सब। मेरे को ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे को पता ना हो कि मेरी बहन मेरी माँ गए कहाँ, उनके बच्चे गए कहाँ, ठीक है। तो पुलिस फिर छानबीन शुरू करती है। वो जाके घर में जाके देखते हैं कि भाई घर में कुछ एविडेंस मिले उनके। घर में जाके देखते हैं सामान सब कुछ नॉर्मल जैसे एक फैमिली में होता है, एज इट इज़ रखा हुआ है, कुछ भी पैक नहीं है। उसकी मदर की जो टिकट विकेट थी वो वहीं रखी हुई है, उनकी गुरु ग्रंथ साहब की जो होली बुक थी वो भी वहीं रखी हुई है। तो उसका भाई बोलता है कि मेरी माँ कुछ भी भूल सकती है, टिकट वगैरह सब कुछ भूल सकती है, लेकिन ये अपनी बुक, ये होली बुक नहीं भूल सकती, वो अपने साथ रखते हैं कहीं भी जाती हैं तो, ठीक है। तो पुलिस वाले सोच रहे थे कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। इस बीच ये केस चल रहा होता है फरवरी में 2003 के आसपास, ठीक है। वहीं पे जब 3-4 महीने निकलते हैं, जून के टाइम पे उनकी जो कंपनी थी उसका जो ऑनर है वो चेंज हो जाता है। ओके। कोई रेगन करके कोई आदमी वो बन जाता है वहाँ पे, वो ओन कर लेता है कंपनी को। तो पुलिस को डाउट होता है कि एकदम से ऑनर बदल गया। ऑनर तो इसका हस्बैंड अमरजीत था, ऑनर ये कैसे बन गया। वो डॉक्यूमेंट दिखाता है कि अमरजीत ने मुझे सब कुछ बेच दिया है, डॉक्यूमेंट दिखा देता है, ठीक है। तो वो लोग के ऊपर कोई एविडेंस नहीं होता शक करने का कि बेचा हुआ है। और फिर वो सोच रहे होते कि ऐसा हो कैसे रहा है, ये गया कहाँ आदमी, ठीक है। उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, उनके सारी चीज़ चेक करते हैं कि नीदरलैंड बताया, इधर बताया। पुलिस को समझ नहीं आ रहा होता कि पूरी फैमिली गई कहाँ है। उसका भाई भी सोच रहा होता है कि कहाँ गायब हो गए, ज़मीन खा गई, आसमान खा गया, हुआ क्या मतलब इनके साथ। तो पुलिस वाले फिर ट्राई करते हैं उनकी लोकेशन, फ़ोन लोकेशन से पता चलता है कि जो फरवरी में अमरजीत जो उसका जो रेगन जो बंदा ऑनर बना है अब राइट नाउ, इससे मिला था, ठीक है। और ये बंदा वो है जो अमरजीत के साथ काम करता था। इस पे पास्ट में 1-2 केस हुए थे। इसको कोई जॉब नहीं दे रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे स्ट्रगल करा था लाइफ में जॉब पाने के लिए, क्योंकि उस पर केस हो चुका था, इसलिए कोई भी कंपनी उसको जॉब देने के लिए रेडी नहीं थी। बट अमरजीत के साथ भी पास्ट में एक ऐसा केस हुआ था, और वो समझ पा रहा था कि लाइक इसकी हेल्प करनी चाहिए, ऐसा केस मेरे साथ भी हुआ था और कैसा फील होता उस समय। तो काइंड ऑफ हेल्प करने के लिए उसने उसको अपने एज एन एम्प्लॉय रख लिया अपनी कंपनी में, ठीक है, जो एकदम से ऑनर बन गया, ठीक है। तो ये सब कहानी समझ में आती है, पुलिस सब छानबीन कर रही होती है, तो उनको समझ में आता है कि बंदा एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा था पहले यहाँ पे, और अब एज एन ऑनर बन के निकला है ये, ठीक है। उस बीच क्या होता है कि जब ये सब कुछ छानबीन चल रही होती है कि ऑनर बन गया, ये बन गया, उसमें पता चलता है कि उस बंदे ने एक डायरेक्टर भी हायर करी है, ठीक है। अमांडा नाम से एक लेडी को हायर करता है एज एन डायरेक्टर कंपनी में, ठीक है। जब अमांडा से डिस्कस करते हैं हम लोग बैठ के, तो अमांडा कहती है कि कुछ दिन पहले ये जो रेगन है, इसके 2 दोस्त मेरे है ना मेरी ज़मीन पर आए थे और कुछ खड्डा खोद रहे थे। मैंने इनसे पूछा कि भाई तुम खड्डा क्यों खोद रहे हो, तो इन्होंने बोला कि हमारा कुछ लैंड का काम है, हम पानी का कुछ बना रहे हैं, लेकिन मुझे इनका लॉजिक समझ नहीं आया,
और इन्होंने मुझे सामने से आके बोला, रेगन के दोस्तों ने, कि अगर तुमसे पुलिस पूछे कि हम क्या कर रहे थे, बोलना तुम्हारा वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो ठीक कर रहे थे। ठीक है, इस टाइप से गोली देने वाली बात बोली। तो उसने पुलिस को बोला, तो पुलिस को लगता है कि कुछ तो मतलब गड़बड़ चल रही है, कि ये आदमी समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम इसकी लोकेशन वहीं पर थी। और जिस दिन लोकेशन चेक कर रहे थे पुलिस वाले, अमरजीत, रेगन और 2 अननोन बंदों की भी लोकेशन वहीं की दिखा रहे थे, उसके घर की। ठीक है, तो अमांडा की बात सुनते ही वो लोग पहुंचते हैं उस लोकेशन पे, वहाँ चेक वेक करते हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं कि यहाँ खोदा खादी कर रहे थे। तो वहाँ पे उनको एक कपड़ा मिलता है, कुछ ज्वेलरी मिलती है, तो कंफर्म हो जाता है ये कपड़ा ज्वेलरी जो है ये अमरजीत और उसकी वाइफ नैन्सी के ही हैं। ठीक है, कंफर्म हो जाता है चीज़। लेकिन तब भी बॉडी नहीं, कुछ ही नहीं, कैसे क्या प्रूफ करे कि जिंदा है, मर गए, क्या हुआ इनका। भाई फिर वो क्या नाम है, वो जो 2 बंदे थे ना, उनका पता लगाते हैं। वो 2 बंदे थे, अननोन बंदे कौन थे, उनका नाम आइडेंटिफाई करते हैं। एक का नाम रीस होता है और एक का नाम कुछ डेविड करके कुछ होता है। अंग्रेजी है सारे ये। तो उनका वो जांच पड़ताल करते हैं। तो ये सब के सब पास्ट में क्रिमिनल्स थे। ठीक है, तो उनका और भी ज़्यादा शक है ना इनकी तरफ आ जाता है कि साला ये सब के सब क्रिमिनल्स हैं और इनका कुछ तो है, कुछ पॉइंट है। इस बीच जब तक ये छानबीन चल रही होती है, तो ये सोचते हैं, काम करते हैं कि घर पे पहुंचते हैं रेगन के, जहाँ पे लास्ट मुलाकात हुई थी, वहाँ पे कुछ मिलेगा हमें। भाई वहाँ जाके चेक करते हैं, सारा सामान नया रखा होता। अच्छा, ब्रांड न्यू, सब कुछ ब्रांड न्यू। तुम क्या पता लगा लोगे यहाँ पे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सब कुछ नया। एविडेंस नहीं तो पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। इस बीच इन्हें ना अप्रैल में उसकी लाश मिलती है, अमरजीत की। ठीक है, तो इन्हें समझ में आ जाता है अमरजीत की लाश की कंडीशन ऐसी होती है कि उसके हाथ पैर बांध रखे होते हैं, उसके सर में चोट होती है और समुद्र से निकली होती है वो। ठीक है, तो समझ जाते हैं कि ये तो मर्डर केस है, प्रॉपर मर्डर केस है। ठीक है, और जब इनको ये सारे डाउट जुड़ रहे होते हैं कि लाश मिल गई है, ठीक है, ये सोचते हैं कि भाई ज़्यादा लेट नहीं कर सकते, क्या पता बाकी लोग बचे हुए हों, हम लेट करें तो उनकी भी जान चली जाए। तो रेगन को ही पकड़ते हैं इस सबूत के आधार पे, अमांडा के बयान पे, कि जो 2 सामान मिले हैं इनके दोस्त ये थे और यहाँ पे दबा रहे थे। उस बेस पे बुलाते हैं और बढ़िया करके उसको तोड़ते हैं, क्योंकि शायद वहाँ पे ऐसा रूल है कि किसी की जान बचाने के लिए लाइक उनके पास अथॉरिटी मिल जाती है कि तुम इंटेरोगेट कर सकते हो, लाइक मारपीट कर सकते हो अगर किसी की जान का रिस्क अभी भी बना हुआ है तो। ठीक है, वो लेकिन आज तक ये केस में उन तीनों बंदों ने ये नहीं बोला कि उन्होंने ये क्राइम किया था। अच्छा, ठीक है, वो टाइम बीतता गया। अप्रैल में अमरजीत की लाश मिली थी, 2 महीने बाद उसकी वाइफ नैन्सी की मिली, उसके 4 महीने बाद नवंबर में उसकी माँ की लाश मिल गई। बच्चों की लाश आज तक नहीं मिली। ओ तेरी। ठीक है, और वो तीनों ने आज तक ये नहीं बोला कि हमने क्या है। उनको लाइक जो वहाँ के सरकार है, उन्होंने 2 को तो डेथ की सज़ा सुनाई और एक को उन्होंने लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट दिया, क्योंकि वो एक बंदा जो है उसका पास्ट कोई ऐसा क्राइम नहीं था, ये उसका फ्रेश क्राइम था। शायद इसको 23 इयर्स का जेल हुआ था, बाकी 2 के पास्ट के बहुत बड़े क्राइम थे, इसलिए उनको लाइफ डेथ सेंटेंस दे दिया उनको। ठीक है, तो उसके भाई का फिर इंटरव्यू आया, मतलब वो भाई लगा रहा पूरे साल भर आइडेंटिफाई करने के लिए। उसका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें बंदे ने बोल रहा है कि भले ही मेरी सिस्टर चली गई हैं, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि मैं डेली बात करता हूँ अपनी सिस्टर से। सोचो कि इंडियन ने हेल्प करी, वो वापस आने वाला था, उसको पता है क्या लालच दिया था इन लोगों ने, क्या कि अमरजीत को, कि तेरी कंपनी है ना कोई 30 मिलियंस में खरीदना चाहता है, 30 मिलियन पाउंड में। उसको लगता है कि भाई मेरी वाइफ कह भी रही है इंडिया जाने के लिए, अपनी कंपनी बेच के रिटायरमेंट लेके, बढ़िया मौका है कि ऑफर मिल रहा है, चले जाता हूँ, पूरी लाइफ कर लिया, वहीं बच्चे पाल लेंगे, वहीं रह लेंगे। उनको क्या पता था कि वो ये ऐसा सोच रहा है घर जाने की वापस इंडिया। और जो उसके वो अंग्रेज जिनकी मदद करी थी, कंपनी हड़पने के लिए जान से मार देंगे उसे। वैसे कितने सारे केस पड़े हुए अनसॉल्व केसेस हैं भाई ऐसे। तो इसलिए तो बोलते हैं ना यार कि भाई बिना सोचे समझे ना तो किसी को बताओ कि तुम्हारा क्या है इंटरनल मामला, ना ही तो भाई किसी की ऐसे मदद मत करो। और क्रिमिनल पास्ट वाला इंसान है तो जब तक आप खुद नहीं जानते हो उससे, तब तक तो भाई दूर ही रहो। सही बात है भाई। ठीक है भाई, आप
आपको नौकरी दे के आपकी मदद करके क्या मिला उस जो बंदे को, उसकी लाइफ ही पुण्य खत्म कर कमाना है दी। ना भाई, वो कोई और कमा लेगा, मैं नहीं कमाना चाहता बिल्कुल भी। मतलब वो तो हेल्प करने गया था उनकी, एग्जैक्टली यार, क्या मिला उसे पलट क्या के? मिला भाई, उस पूरी पूरी फैमिली family मार खत्म हो दी। गई यार, पूरी फैमिली का दी एंड हो गया भाई। ईमानदारी में चला गया वो। That's insane। अभी 2003 का केस है भाई, उसके क्लिप्स आज भी पड़े हुए हैं इंटरनेट पे। एग्जैक्टली यार, बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। और इवन यहाँ तक कि जब दूसरी कंट्री में ऐसा चीज़ हो तो जो घर वालों की हालत होती है ना, कि भाई दूसरी कंट्री में जाके वहाँ की पुलिस से इंटरेक्शन करो और पूरा केस सॉल्व करवाओ, सब कुछ करवाओ ना, बहुत भाई एक दिमाग बात तो खराब बता, होता अगर है। उसका भाई एक्शन नहीं लेता तो क्या पकड़े जाते? आज कुछ तक भी नहीं कुछ भी पकड़े नहीं जाते पकड़े भाई। जाते। और क्या, कुछ भी नहीं पकड़े जाते। इतनी मेहनत करने के बाद तब जाके पूरे 1 साल के ड्यूरेशन में फैमिली की डेड बॉडीज मिली, जिसमें कि बच्चों का तो आज तक पता ही नहीं चला। है ना भाई, इनसेन भाई साहब। तो ऐसी एक अनसॉल्व्ड केस मैं देख रहा था जब रिसर्च चल रही थी, तो इसमें एक ऐसा कह लो कि एक पिटी हुई हीरोइन एलिजाबेथ नाम की, ठीक है, तो उसकी लाश मिली थी फुटपाथ के किनारे, जो लाश की कंडीशन वो ऐसी थी कि उसको 2 टुकड़ों में काट रखा था बीच से। हाफ हाफ, बिल्कुल बिल्कुल हाफ हाफ। ओके। ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि क्या नाम है कि मतलब कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, सबसे कमाल की बात यह है कि वैसे तो पुलिस ढूंढती है कि मुजरिम कौन है, मुजरिम कौन है, तो उसके ना करीबन जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान 60 लोग आए पुलिस के पास कि उसका खून मैंने किया है। हैं? हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो लड़की थी वो हीरोइन बनने की ट्राई कर रही थी वो, तो उस टाइम पे तो उसको पब्लिसिटी मिली नहीं, लेकिन बाद में जब उसका मर्डर हो गया तो बहुत पब्लिसिटी हो हाँ, गई। उसके बाद टाइम्स न्यूज़ ने, मतलब कितने सारे अखबार हैं, है ना, उन्होंने उसके बारे में दबा छापा। ये वैसा वाला केस हो गया जैसे वो माइंस वाला नहीं बताया था हमने, जो माइंस बना रहा था बंदा कि उसका वो चल जाए घर वर वगैरह, वो माइंस में दब गया और वहीं फंसा रह गया, तो वो उसका दबा रहना ही, उसकी लाश ही वो वहाँ का एक टूरिस्ट प्लेस बन गया था। तो ऐसा ही उसके क्या नाम है, अब दब छापी उसकी न्यूज़, तो अब उसको वो मिलने लग गई ना, पब्लिसिटी मिलने लग गई उसको, तो उसकी पब्लिसिटी को बनाने के लिए और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, हमने मारा, तो ये किस्सा मतलब ये मान कि 1 साल 2 साल में लगभग 500 से 600 लोग आ गए, हमने मारा। लेकिन अब ये है कि पुलिस को तो भाई असली कातिल तो पकड़ना ही था, है ना, तो उन्होंने यही देखा कि ये किस किस के कांटेक्ट में थी। अब भाई ये भी चीज़ है कि उसका मतलब वो एक गरीब फैमिली से थी, ठीक है, तो ऐसा था कि क्या नाम है, काफ़ी ज़्यादा गरीब थी, उसके पास उस टाइम पे रात को डिनर करने तक के पैसे नहीं होते थे, तो उसके डेली एक नया बॉयफ्रेंड बनता था रात के टाइम। तो ऐसे ही उसने कई बॉयफ्रेंड्स बनाए, तो उन सब की लिस्ट निकाली पुलिस ने, तो उसमें से भी कुछ ऐसा खास पता नहीं चला कि किसने मारा है। तो अब पुलिस खाली हाथ है बिल्कुल। तो इसी बीच में ऐसा होता है कि एक कोई अननोन बंदा, ठीक है, अब पुलिस को लेटर्स भेज रहा है ना, उस लेटर में उसने एलिजाबेथ के कुछ पर्सनल मतलब स्टफ्स होते हैं, लाइक सैंडल्स वगैरह। यार ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो राजपाल यादव ने नहीं किया था, कौन सी मूवी में किया था, वो एंड में पहुंचता है उंगलियां लेके सारी लड़कियों की और कहता है मैंने खून किया है। वो बोलता है कि पुलिस वाले कि भाई तूने खून किया है, क्या सबूत है? वो उंगलियां दिखाता है सबकी। वो पूछता क्यों खून किया है? क्योंकि मुझे फेमस होना था। कौन सी मूवी है? एक मूवी में देखा है मैंने, कोई कॉमेडी मूवी थी, स्टार्टिंग से उस पर शक होता है, क्या नाम है, जो उसमें 2 कैरेक्टर होते हैं उस पर शक होता है, लेकिन जब उसको लगता है ना कि सारा क्रेडिट उसको मिल रहा है काइंड ऑफ ऐसे, तो राजपाल यादव दिखाते हैं एंड में गाँव से आता है, टिफिन सा रखता है, कहता है मैंने खून किया है इन सब लड़कियों का। पुलिस वाले कहते हैं तूने कैसे किया, कैसे पता? तो कहता है कि ये देखो सबकी उंगलियां। कौन सी मूवी है राजपाल यादव की यार? है कॉमेडी मूवी है भाई, उसमें दिखाते हैं आगे क्या होता है, देखेंगे सर्च करके। तो भाई कहाँ था मैं कि उसके बॉयफ्रेंड की लिस्ट को खंगाला जाता है, तब भी कुछ खास पता मिलता नहीं, एक बंदा आता है ना, फिर एक बंदा लेटर्स लिख के भेज रहा है पुलिस को। तो एक बंदे का लेटर आता है पुलिस के पास, जिसमें उसके कुछ पर्सनल स्टफ्स होते हैं, लाइक सैंडल्स, पर्स, है ना, कुछ कीमती सामान होते हैं, उसके पासपोर्ट होता है उसका। तो पुलिस को तब मतलब पुलिस बिलीव करती है कि हाँ मे बी इसका हो सकता है। तो पुलिस वालों क्या नाम है, वो बंदा सिर्फ लेटर ही लिख रहा है, अब पुलिस वाले तब भी कुछ नहीं उखाड़ पा रहे उसका, पता ही नहीं कर पा रहे कहाँ पता ही नहीं कर पा रहे हैं।
कहाँ से लेटर्स आ रहे हैं। करीबन ये सिलसिला एक डेढ़ साल चला, उसके बाद लेटर्स आने भी बंद हो गए। वो केस ऐसे ही पड़ा है ऐसे ही पड़ा है कि किसने मारा। कुछ नहीं है। लड़की की शिनाख्त हो गई थी प्रॉपर की, हाँ, क्या पता नाम था है? भाई, बहुत पब्लिसिटी हुई है बताओ, उसके लिए इतने लोग निकल के आए कि भाई हमने मारा। साला ये जो पागलपंती है ना, हमने मारा वाली चीज, ये मैंने वेस्ट में ही देखी है ये चीज। क्योंकि यहाँ तो अगर ऐसा हो जाए, कोई बोल दे हमने मारा, भाई सब उसको सब जूते मार के पहली बार भाई ये बात बिल्कुल सही बोली तूने। मैंने जो वो वाला केस था, वो भी वेस्ट का ही केस था। हाँ। जिसमें उसकी बॉडी के हर एक पार्ट्स ले जाते हैं वो लोग अपने म्यूजियम में रखने के लिए, कि इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे लोग आएंगे। वो भी वेस्ट का ही सीन था। तो ये ना बकचोदी जो है ना, ये वेस्ट में हो सकती है। वो मेंटली रिटार्डेड लोग वहाँ इतने रहते हैं ना, क्योंकि यहाँ अगर गलती से कोई बोल दे एक बारी मैंने मारा, तो पुलिस तो पहली फुर्सत में करेगी, किलर मिल गया। पॉइंट इज कि जो मैंने वो वाली स्टोरी पढ़ी थी, उसमें भी एक सीन मुझे बड़ा वियर्ड लगा था वेस्ट का जो था। उसमें ऐसा दिखाते हैं वो बंदा मर जाता है माइंस में, और उस पर कुछ लोन वगैरह होता है। जनरली क्या होता है हमारे यहाँ पे भी कि अगर कोई किसी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है घर में, और वो मतलब गरीब होते हैं, तो सामने वाला पैसे छोड़ देता है कि यार इनके साथ इतना बुरा हो गया। हमारे यहाँ पे यही होता है कि चल इनके साथ इतना बुरा हुआ है, ये कैपेबल नहीं है देने के लिए, जो मेन बंदा था वो चला गया है, छोड़ो पैसे, यही करते हैं सब लोग। मैंने यहाँ पे ऐसा, वहाँ पे भाई मैंने उसका जो बंदे का था, जिससे पैसे ले रखा था उसने, उसके मरने के बाद उसके घर पे गए हैं कि भाई हमें पैसा चाहिए हमारा। जब उनके घर वालों के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने कहा कि ये लाश दे दो हमें उन पैसों के बदले। उन्होंने वो लाश लेके अपने जो उनका होता ना वहाँ पे उस पे काम करते सुरंगों वाली चीज़ों में, कि लोग आएंगे हमारी वो देखेंगे सुरंगे काइंड ऑफ। वहाँ पे बहुत फैशन में चलता था वो, क्या बोलते हैं उसे, दो पत्थरों के बीच में निकलते रहते हैं वो लोग पतले पतले से घिस के, वो कैटाकॉम्ब ऐसे कुछ होता है वो पत्थरों के बीच में उनकी बहुत है। वहाँ पे बहुत चलता है, ये ट्रेंड में चलता है। तो उन्होंने अपने सबने बना रखे थे छोटे छोटे वो गुफाएं सी, जिसमें लोग लेट के जाके अंदर एक्सप्लोर कर सके। उन्होंने कहा कि हम अपनी म्यूज़ियम में रखेंगे जिससे लोग हमारे पास आए। उनके परिवार ने गरीबी के चक्कर में उनको बेचा, उसके अपने बेटे की लाश को। उस बंदे ने अपने म्यूज़ियम में जाके रखा, वहाँ पे बहुत टिकट भी लगी, बहुत भीड़ भी लगी देखने के लिए। उसके म्यूज़ियम से भी चोरी हो गया, किसी ने हाथ काट लिया उस लाश का, किसी ने पैर काट लिया, गायब हो गई कुछ का कुछ, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। तुम इमेजिन नहीं कर सकते वो रियल स्टोरी उस बंदे की, कि वो किसी उसमें फंस गया था पहाड़ी के बीचों बीच। हद है पागलपन की भाई, पागलपन की हद है। और टिकट लगा के देखने आ रहे थे वहाँ पे लोगों ने। इसलिए तो ना मेंटली रिटार्डेड लोग बहुत रहते हैं यार वहाँ पे वेस्ट में ना। वो मर रहा है, पब्लिक बात कर रही है आपस में कि जानबूझ के कर रहा है। इवन यहाँ तक कि तुम डेटा उठा के देखोगे ना, सबसे ज्यादा सीरियल किलर्स भी वहीं हुए हैं। हाँ, लेकिन उनके क्राइम भी बहुत खतरनाक बहुत खतरनाक, और सबसे ज्यादा नंबर तो यार मुझे ऐसा लगता है ना वो ज्यादा मतलब ऐसे दिमाग से सोचते नहीं है। मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलर वो ज़्यादा हर चीज़ को लेके प्रैक्टिकल रहते हैं। खून करना है, हाँ मार दो, प्रैक्टिकल है। भयंकर, मुझे तो ऐसा लगता है देख के। इतना कोल्ड रिएक्शन भी नहीं होता मतलब उनका थोड़ा क्या रहता है ना कि बहुत वो उनका ऐसे इमोशनल अटैचमेंट नहीं है यार, सही गलत समझाने वाला कोई नहीं है किसी के पास। इमोशनल अटैचमेंट नहीं है वहाँ पे। सपोज दैट कि हमें लग रहा है कि तू थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, ठीक है, कि हमें लगा कि अमन का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो रहा है, ये डिप्रेशन में जाता जा रहा है, कुछ हो रहा है, तो दोस्त मिलके तेरे को संभालेंगे, निकालेंगे बाहर, ठीक है। वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे ये है कि अमन 10 दिन से फोन नहीं कर रहा, 1 महीने से गायब है, तो नोबडी नोज। अरे भाई सबसे बड़ा पता चलेगा नहीं, सबसे बड़ा एग्जांपल तुमने रिसेंटली न्यूज़ में देखा भी होगा कि यहाँ पे जनरली कोई बच्चा प्यारा लगता है, हमारे माँ बाप भी खड़े होते हैं, दादा दादी भी खड़े होते हैं, किसी बच्चे को देखते हैं प्यारा सा तो हम गाल पे हाथ लगा लेते हैं, बेटा कैसे हो, कैसे नहीं, कुछ कार्ड देते हैं या फोटो खींच लेते हैं बिना पूछे उनके माँ बाप के, ठीक है। भाई रिसेंटली मैंने देखा ऐसी कोई दादा किसी का गया होगा, एजेड इंडियन, वहाँ पे पार्क में बैठा होगा, किसी गोरे का बच्चा आया, उसने गाल पे टच करके उलूलू कर दिया और फोटो खींची। भाई वहाँ पे औरतों ने घेर लिया, अंग्रेजों ने उसे। अच्छा। और उसको पुलिस को बुलाने की, कौन हो तुम, क्या कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों की फ़ोटो खींचने की। भाई वो बंदा सॉरी बोले जा रहा है कि आई डोंट नो द रूल्स, आई डोंट नो द रूल्स। भाई वो कह रहे कि इंडिया में भी क्या तुम ऐसे करते हो। उसने बोला हाँ इंडिया में तो कर लेते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ये मतलब क्राइम है, ऐसे ऐसे। वो पुलिस को वो हड़का रहे हैं उसे, उस दादा को, मतलब काइंड ऑफ इतने एजेड को। मुझे लगा, मैंने कहा कितना डर है इन लोग के अंदर। एक्चुअली में रीज़न पता है क्या है? एक्चुअली में रीज़न सबसे बड़ा ये है कि साला वेस्ट में पीडोफाइल्स बहुत है ना। हमारी सोसाइटी में तो नहीं है पीडोफाइल्स कि भाई हाँ 50-60 साल का धेड़ उम्र का आदमी 12-12 साल के बच्चों को एज अ
सेक्सुअल उनको असॉल्ट कर रहा है, उनके साथ कुछ सेक्सुअल एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ बहुत होता है। वहाँ तो चर्च के इतने सारे उनके प्रीस्ट एंड पास्टर्स हैं जिनके ऊपर ये सारे एलिगेशंस लगे हैं, वहाँ तो पीडोफाइल्स पकड़े भाई जाते वो हैं। रियल सबूत है, वो कितने डर में जी रहे हैं एक तरीके हाँ, से। तो सोचो भाई, दैट्स द रीजन ना, वहाँ भाई मेंटली रिटार्डेड है वहाँ, मतलब तू ठीक है, टच नहीं कर सकता, फोटो नहीं सोच खींच सकता भयंकर। भाई। करना भी नहीं है भाई। इवन यहाँ तक भाई कि मतलब भाई मानसिकता कह रहा हूँ तो एक बगली है। कुछ वहाँ पे ना इतना ज़्यादा वो है कि जैसे इसने तो ये बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है कि किसी अनजान अंकल ने जाके पार्क में ऐसे कर दिया। वहाँ तो यहाँ तक कि जैसे कोई हमारे यहाँ चाचा ताऊ हुआ है, तो ऐसे कोई वहाँ होता है ना कि भाई किसी का बच्चा हुआ, उसका अंकल आ गया बच्चे का, तो वो तो ऐसे भी दूर रखते हैं भाई कि नहीं ज़्यादा मत जाना पास अंकल के। ऐसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब हिसाब किताब बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और और जिस चीज़ के लिए यार भाई वो बचा रहे हैं ना कि वो ऐसा होता है वेस्ट कल्चर में, वो थोड़ा टाइम उनका वहाँ का कल्चर ही यही है कि जैसे ही वो 18 साल के होते हैं उससे पहले ही है ना, उससे वो बहुत लोग पहले ही पहुँच जाते हैं घर छोड़ के, बॉयफ्रेंड बनाना, मतलब इधर तू घूमना उधर घूमना। सोचना कि जैसे मतलब वो ऐसी सोसाइटी बन चुकी है आज के टाइम पे जहाँ पे ओनली फैंस पे लड़कियाँ 15-15 16-16 साल की लड़कियाँ भयंकर अपने मतलब बिना कपड़ों की फोटोज बेच के पैसे कमा रही हैं। तो आप सोच सकते हो ना भयंकर उस सोसाइटी का स्टैंडर्ड कहाँ गड्ढे में जा चुका भाई मेरे को कॉल्स पे कई बार मैंने काम किया है ऐसे लोगों के साथ, वो लोग बोल देते थे शिवम दिस इज़ नॉट इन इंडिया, क्योंकि वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होते थे कि हम लिव इन में रह रहे हैं, कल मैंने शिफ्ट किया ऐसे से, तो मैं थोड़ा शॉक्ड हुआ, तो क्या दिस इज़ नॉट इंडिया शिवम। मैं सुना है भाई ये सब चीज़ें। तो जो वो बचा रहे हैं बच्चों को, एक बुड्ढे को परेशान करके कि हाँ भाई तुम मतलब टच मत करो, तुम फोटो मत खींचो, वो बेचारा इतना अपोलोजाइज कर रहा है भाई, मुझे इतना मतलब गुस्सा आ रहा अंदर से। मैंने कहा यार ये इन पे हाथ चला रहे हैं, इतना जबान चला रहे हैं, कोई हम जैसा होता ना वहाँ पे इनकी किसी की जबान नहीं चलती, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कहीं का भी। एग्जैक्ट। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना कि भाई गलती उस ओल्ड इंसान की नहीं है कि वो आपके बच्चे को पुचकार रहा है, गलती उनकी सोसाइटी में रहने वाले वहाँ के जो वेस्टर्न ओल्ड मेंटली रिटार्डेड पीडोफाइल्स लोग हैं ना, गलती उनकी है भाई। हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में पीडोफाइल्स नहीं होते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चा एकदम कहते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप माने जाते हैं, तो इसलिए उनको उस तरीके से प्यार से पुचकारा जाता है, ठीक है, प्यार किया जाता है उनको। तो वो चीज़ है भाई उनके वहाँ, वो जो डर है ना उनका, वो पीडोफीलिया का मुझे वो बहुत दिख है रहा था भाई उस वीडियो में, बहुत कि है। मैंने कहा ऐसा कौन कि सा वो- क्राइम कर दिया इन्होंने। भाई वो उनकी सोसाइटी की गलती है कि एक चीज़ हो जाती है ना कि भाई कि उनके घर में ही ऐसे वाहियात गंदे लोग रह रहे, तो उनको अब हर कोई सेकंड पर्सन वो वैसे मैंने भाई कमेंट Rapist सेक्शन दिखाई रीड दे किया रहा उसका, कमेंट सेक्शन में मतलब जैसे बहुत सारे लोग जो वहीं के बिलोंग करते हैं उन्होंने यही चीज़ लिखी कि ये इंडिया नहीं है, यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है। बच्चे मतलब ऐसे एक्सप्लेन कर रहे थे कुछ लोग वहाँ के कि ये इंडिया नहीं है, यहाँ पे है ना अपने बच्चों की ज़्यादा केयर की जाती है। ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हैं भाई, तुम डर रहे हो। ये केयर करना नहीं होता है, ये केयर ये तुम डर रहे हो कि कोई टच कर रहा है तो मतलब गलत ही। भाई तुम्हारे यहाँ होता होगा ऐसा। इवन यहाँ तक कि मैंने अभी रिसेंटली एक केस देखा था कि क्या हुआ था कि एक लड़का था और वो एक पार्किंग में गया अपनी साइकिल निकालने के लिए, ठीक है। उसने देखा पार्किंग में एक वॉलेट पड़ा हुआ, उसने वॉलेट खोला, उसके अंदर $4000 थे और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे एक इंसान के। तो उसने कहा कि यार $4000 छोटा अमाउंट नहीं होता, ठीक है। तो उसने कहा कि ठीक है यार, बंदा परेशान हो रहा होगा, मैं जाके, तो वो कम से कम भी 10 to 15 माइल्स, मतलब कि लगभग भी आप इसको ऑलमोस्ट डबल कर लो, 15 माइल्स को ऑलमोस्ट डबल कर लो, यानी कि 32-33 किलोमीटर के आसपास वो अपनी बाइक से वापस गया है उस बंदे के घर पे उसका वो वॉलेट वापस लौटाने के लिए, ठीक है। अब सोच कोई हमारी इतनी मदद कर दे तो हम कितने ग्रेटफुल होंगे। पता है उस बंदे ने क्या करा उसका वॉलेट मिलने के बाद? वो लड़का वॉलेट देके वापस चला गया, वो बंदा पुलिस को कॉल करता है, बोलता है मेरे वॉलेट में $6000 थे, इसने $2000 चुरा लिए मेरे। वाह। कोर्ट में केस गया है, पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी है, पुलिस ने उससे पूछा है कि अच्छा ठीक है आपके पास $6000 थे, तो जो $2000 इसने लिए हैं तो आप क्या हमें उन $6000 का ट्रैक दे सकते हो कि वो $6000 आपके पास कैसे थे? वो नहीं दिखा पाया। उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो गया और जज ने उस बंदे के ऊपर जुर्माना ठोका कि एक तो ये बंदा 30-32 किलोमीटर तेरा वॉलेट वापस देने के लिए आया, रखने को $6000 रख लेता, जो तूने बोले $4000 तो तेरे सब रख लेता, ये तो क्या ज़रूरत पड़ी थी?
तो जो बंदा 30-32 किलोमीटर वापस तेरा वॉलेट करने आएगा, वो तेरे वॉलेट से $2000 ही निकालेगा, वो तो सब साफ कर सकता तो है। बेवकूफ़ी वाली बात है ये तो। और फिर क्या ना, मैंने कमेंट्स पढ़े उस वीडियो के नीचे, तो उसकी कंट्री के वहीं के वेस्टर्न लोग ही कह रहे थे कि भाई हमारी कंट्री के लोगों के दिमाग ख़राब हो चुके हैं, इट्स बेटर कि भाई गुड समैरिटन बनने का अब टाइम नहीं रहा है, अगली बार से किसी को मिले तो भैया कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी हेल्प करने की जहाँ पे खुद ही परेशान होना पड़े। अब वो भी कहेंगे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है ना। चलो फिर इट्स स्टुपिडिटी। तो चलो एंड करते हैं फिर इसको, है ना। तो भाई नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे एक और ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट करके कुछ नए सजेशंस दो, और प्लीज़ गाइस सपोर्ट अस, एंड मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीक एक और नए पॉडकास्ट के साथ।